का जो हमारा टॉपिक है क्या है, ये तो लिख लिया हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी समझ में आया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का महत्व लिखिए। अब जब भी किसी भी प्रश्न में महत्व आता है तो आप क्या लिखोगे? जब भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड महत्व पूछा जाता है तो आप उसके लाभदायक प्रभाव भी लिखोगे और हानिकारक प्रभाव भी लिखिए। डायरेक्ट यदि वो पूछ लेता है कि लाभ और हानि लिखिए तो आपके पास क्लियर है, लेकिन महत्व पूछा तो आप भिड़े के सिर्फ लाभ लाभ या अच्छा लिख दिया। महत्व में उसकी हमें क्या करना है, सकारात्मक भी लिखना है और नकारात्मक भी। अब आज बात कर रहे हैं हम कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का महत्व लिखिए। तो मुख्य 3 फील्ड है। कौन सी? पहली है औद्योगिक क्षेत्र में, दूसरा लिखा हमने चिकित्सा के क्षेत्र में और तीसरा लिखा है कृषि के क्षेत्र में। इन्हीं में हमारी लगभग सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। अब सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? डीएनए, जीन्स या आनुवांशिक रचनाओं में हेर फेर करके नए जीन्स, नए डीएनए या नई आनुवांशिक रचनाएं संश्लेषित करने वाली शाखा, वो क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, या हिंदी में कहेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी। और जो ये कार्य करेंगे वो क्या कहलाएंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये डेफिनेशन हुई। अब हम सामान्य बात जो आपको सबको मालूम है, सबसे लिया हमने इंडस्ट्रियल, औद्योगिक उपयोग। क्या लिखा मैंने कि जेनेटिक इंजीनियर्स क्या करते हैं? लिखा मैंने विटामिन, एंटीबायोटिक, हार्मोन के जीन्स को, मतलब जैसे किसी के अंदर कोई विटामिन संश्लेषण करने की कैपेसिटी उत्पन्न करना है, किसी के अंदर हमें एंटीबायोटिक उत्पन्न करना है, या हार्मोन उसके अंदर नहीं बन रहे हैं तो उसको ठीक करना है या संश्लेषण करवाना है। तो लिखा हमने कि विटामिन, एंटीबायोटिक और हार्मोन के जीन को कोडिंग करके क्या करेंगे? उससे रिलेटेड नए डीएनए या जीन्स का संश्लेषण किया जाएगा। और किस लेवल पर होगा? औद्योगिक स्तर पर, बड़े पैमाने पर। एक दो बनाना है तो वो औद्योगिक स्तर नहीं कहलाता है, यानी पूरी पॉपुलेशन की डिमांड को कंप्लीट कर पाए, ऐसे विटामिन, हार्मोन, एंटीबायोटिक के नए कोडिंग करके नए जीन्स का निर्माण करना, जो हार्मोन का संश्लेषण कर सके, एंटीबायोटिक का कर सके। ठीक, तो ये क्या है? बड़े लेवल पर उत्पादन होगा, इसलिए हमने क्या कहा? औद्योगिक क्षेत्र। क्योंकि हमें जैसे कितनी करोड़ों की आबादी है, उससे रिलेटेड हार्मोन बनाना है तो क्या 10, 12 या 1000 में काम चल जाएगा? क्या बड़े पैमाने पर संश्लेषण किया जाएगा और जो भी हमें बनाना है, हार्मोन, विटामिन, एंटीबायोटिक। ठीक, अब एक एग्जाम्पल दिया है हमने। डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं 2 तरह का होता है। एक होता है डायबिटीज मेलिटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। मालूम है आपको? हमारा जो रक्त है, कभी चखा है? खट्टा तो नहीं, खारा और मीठा दोनों ही होता है, यानी उसमें खनिज लवण भी है, तो कहीं ना कहीं हल्का सा तो शक्कर जैसा मीठा भी नहीं लगेगा, मतलब बेस्वाद नहीं लगेगा आपको कुल मिलाकर। ठीक, तो उनमें मिनरल्स भी है तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज भी है। हम जो खाना खा रहे हैं उससे जो शर्करा का उत्पादन होता है, वो शर्करा कहाँ मिलती है? रक्त में आकर, यानी एक निश्चित लेवल तक। जैसे इसको आप ऐसे सुनो, या तो आप सब्जी का उदाहरण लो, या कि सब्जी पे ही चलते हैं अपन। सब्जी में नमक लिमिट में होगा तो हमको सब्जी अच्छी लगेगी। ठीक, उसमें आप कटोरी भर के नमक वो डाल दो, क्या खा पाओगे? बिल्कुल नहीं, भले आपकी पसंद की है। या उस सब्जी में नमक भी कम होगा तो क्या आप उसको खा पाओगे? यानी कम वाली कंडीशन में भी वो आपको अच्छी नहीं लगेगी।
और ज़्यादा वाली में भी अच्छी नहीं लगेगी। यानी अच्छे भोजन के लिए नमक का लेवल क्या होना चाहिए? भले मिर्ची हो, हल्दी हो, कोई सा भी हो। भले आप चाय पीते हैं, चाय में बिल्कुल कटोरी भर के शक्कर डाल दो 1 कप में, वो चाय नहीं होती, चाशनी बन जाएगी। होगा कि नहीं होगा? मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी गलत है तो कम भी। तो हमारे ब्लड में भी यही है कि शक्कर की बात कर रहे हैं हम, शुगर की, कि शर्करा का सांद्रण सामान्य से ज़्यादा हो गया तो भी हमारे अंदर रोग होगा, और रक्त के अंदर शर्करा का सांद्रण सामान्य से कम हो गया तो भी क्या होगा? रोग उत्पन्न होगा। एक हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस, जिसमें बढ़ रहा है, और जिसमें शर्करा की मात्रा कम हो रही है वो डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, दोनों ही स्थितियाँ व्यक्ति के लिए खतरनाक होती है। इसी से एक और चीज जुड़ी हुई है, हायर ब्लड प्रेशर भी दुखदाई है, रोग उत्पन्न करेगा, और लोअर ब्लड प्रेशर भी दुखदाई है। इसलिए आप अच्छा संतुलित भोजन करें और स्वस्थ बने रहें। ठीक, अब हम यहाँ आते हैं वापस कि जिनको डायबिटीज शुगर की प्रॉब्लम है, सामान्य भाषा में बोलते हैं हम शक्कर की बीमारी। ठीक, अब उनको शर्करा का लेवल मेंटेन करने के लिए, जैसे कई जने हमारे आसपास भले उनको शुगर है, मीठा खा लेते हैं, तो शुगर के लेवल को कम करने के लिए गोलियां खाते हैं, या किसी के कम है उसको डायबिटीज। और अभी कोरोना के बाद से तो मरीजों की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। इसीलिए आप अपना ध्यान रखो कि हमें ये बीपी, शुगर, ये छोटी मोटी बीमारियां तो ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी आगे चलकर क्या करेगी? बड़ी बीमारियों को जन्म देगी। ठीक, तो मानव इंसुलिन इसी टेक्निक जेनेटिक इंजीनियर्स ने ही बनाया है, ऐसे जीन्स उत्पन्न करे। इसके कारण क्या हुआ? मानव इंसुलिन उत्पन्न करने की क्षमता आ गई, और मानव द्वारा निर्मित है ये इंसुलिन। एक तो हमारी बॉडी में बन रहा है, हम सभी अभी स्वस्थ हैं, हम ज़्यादा भी खा लेते हैं, कम भी खा लेते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकेगॉन अग्नाशय के द्वारा 2 हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो प्रॉपर है, एक बढ़ाता कम करता, सब एक बैलेंसिंग चल रहा है। लेकिन जिनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, उनके अंदर तो इंसुलिन गड़बड़ा गया, नहीं प्रॉपर काम कर रहा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या बनाया गया? ह्यूमुलिन, मानव द्वारा निर्मित इंसुलिन। क्या कहलाता है? ह्यूमुलिन। ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्षेत्र में। क्या लिया हमने? चिकित्सा के क्षेत्र में। अब कितनी तरह की बीमारियां हो गई हैं, उनका इलाज भी होना चाहिए, और आबादी के हिसाब से दवाइयों का संश्लेषण भी होना चाहिए। तो व्यापारिक स्तर पर दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। लिखा है हमने, जीन थेरेपी के द्वारा या डीएनए में आवश्यक परिवर्तन करके जो आनुवंशिक बीमारियां होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। अब अभी तक हमने भी पढ़ रखा है कि आनुवंशिक बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियर्स ने जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर हेरफेर करके कुछ घटाकर कुछ बढ़ाकर आजकल लिखा हमने जीन थेरेपी, यानी जीन्स हटाकर या जोड़कर, या कुछ भी नहीं हटाया और अच्छे जीन्स वहाँ डाल दिए। तो इसके कारण क्या हुआ? कई व्यापारिक पैमाने पर कई दवाइयाँ निर्मित की गई है, या कुछ नए जीन्स डीएनए बनाए गए हैं। इसके कारण हीमोफीलिया, रंग वर्णांधता, फिनाइल कीटोन्यूरिया का इलाज भी क्या हुआ है? संभव हुआ है। ठीक है, फिर तीसरा एस्पेक्ट है हमारा कृषि के क्षेत्र में। अब आप लोगों को मालूम होगा या हम जानते ही हैं, किसान क्या करता है? फसल उगाई तो सबसे पहले उर्वरक, फर्टिलाइजर की बात करके रखते हैं हम, या खरीद के ही रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस पैमाने पर अनाज उगाया जाता है उस पैमाने पर प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, और हर बार कुछ ना कुछ चलता ही है।
तो फिर क्यों ना ऐसी फसलें बना ली जाए जिनको हमें फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, वो खुद ही अपना संश्लेषण कर ले, क्योंकि NPK यही डालते हैं। और मुख्य रूप से क्या होता है, नाइट्रोजन। भले वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन पौधे उसको डायरेक्ट गेन नहीं कर सकते। तो उन पौधों के लिए तो विशेष रूप से हमें नाइट्रोजन की अधिकता वाली क्या डालना पड़ता है, खाद या उर्वरक का निर्माण करना पड़ेगा या डालना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में एक क्षमता पाई जाती है कि वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं NO2 और NO3 के रूप में, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। ठीक, अब इसके अंदर विश्लेषण के बाद क्या होता है, कैपेसिटी है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को फिक्स करना NO2 और NO3 के रूप में। लेकिन इनसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया से नाइट्रोजनस फिक्सेशन करने वाले जीन्स हम क्या करेंगे, पृथक करेंगे और पृथक करके उसको सामान्य अनाज वाली फसलों के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो अब उनके अंदर खुद नेचुरल रूप से कैपेसिटी आ जाएगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की। तो यही लिखा मैंने कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन्स को सामान्य फसलों के अंदर क्या करा, प्रतिस्थापित करा, जिससे उस फसल में सीधे एंडो फिक्सेशन की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी और खेत में हमें अतिरिक्त खाद या उर्वरक नहीं देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने कहीं, ये NIF जीन को क्या करा गया, मछली पौधों के अंदर ट्रांसप्लांट करा गया ताकि उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, इसके बाद आगे वो लिखा है चौथा एस्पेक्ट, जीन एक्सप्रेशन में परिवर्तन करके, जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन करके। अब जीन अभिव्यक्ति क्या होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन्स जा रहे हैं वो जाकर क्या करेंगे, अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, या तो अच्छा प्रभाव डालेंगे या बुरा प्रभाव डालेंगे। तो ये क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति। तो जो जीन अभिव्यक्ति हो रही है, जेनेटिक इंजीनियर्स क्या करेंगे, उसमें चेंज कर देंगे, खराब वाले जीन्स को हटा के अच्छे जीन्स डाल देंगे, या अच्छे नहीं डाल रहे हैं तो खराब को तो हटा सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, फसलों के अंदर उच्च उत्पादन क्षमता हो जाएगी। आजकल आप देखो जामफल कैसे बड़े बड़े आते हैं, 12 महीने फल और सब्जियां आ रहे हैं, केले, लौकी देखते हैं आप किस आकार में आने लग गई है, जो सामान्य नहीं है वो। तो ये सब क्या है, जीन एक्सप्रेशन। जेनेटिक इंजीनियर्स ने जीन्स का हेर फेर करके ये नई वेराइटी उत्पन्न करी है। गेहूँ सामान्य आकार के ना आकर थोड़े बड़े आने लग गए हैं। हर सब्जी अनाज की आपको वेराइटी दिखाई दे रही है, दिख रही है। और ऐसे ऐसे फल भी आने लग गए हैं जो पहले हमारे क्षेत्र में तो होते ही नहीं थे, मैंने खुद ने भी नहीं देखे थे, अब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही क्या हुआ है, संभव हुआ है। तो लिखा हमने कि जीन एक्सप्रेशन में परिवर्तन करेंगे, इसके कारण पौधों में या जीवों में, पौधों पे भी नहीं चले, मुर्गी पालन कर रहे हैं हम अंडों के लिए तो ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस करेगी। हम मुर्गी का मांस बेचते हैं तो मुर्गा या मुर्गी जो भी ज़्यादा हट्टा कट्टा होगा तो ज़्यादा मांस होगा, ज़्यादा दूध उत्पादन होगा, ज़्यादा मछली उत्पादन होगा, तो उसका ऑयल ज़्यादा मिलेगा। कुल मिलाकर दोनों ही फील्ड में, ठीक, वो रोग प्रतिरोधी चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, किस्म उत्पन्न करना, ये सब क्या है, लाभदायक। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण औद्योगिक, कृषि और मेडिसिनल फील्ड में हमें क्या फायदे हो रहे हैं। अब हानियाँ देखना है। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान कुछ गलत चीज़ें भी तो बन जाएगी,
जो हमें क्या करेगी, नुकसान। हो सकता है कोई ऐसा वायरस अभी हमने झेला ही है, उसको क्या पता है किस कारण से वो उत्पन्न हुआ या जानबूझ के बनाया गया। जीन एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी, और निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव हुई तो पूरा विश्व चपेटे में आया था अभी कोरोना के उसमें। तो यही कि हो सकता है कोई ऐसा वायरस उत्पन्न हो जाए या कोई ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाए जो कैसे हो, सारे एंटीबायोटिक के प्रति रोग प्रतिरोधी हो जाए। फिर आप कोई सी भी, मान लो हमें इन्फेक्शन हुआ, अब हम काय का इलाज कराएंगे, क्योंकि वो तो सारे एंटीबायोटिक के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। इसमें नेचुरल कैपेसिटी आ गई। ठीक, और भी कुछ लिखा है, हाँ लिखा मैंने, हार्मफुल वायरस बन जाएगा या कुछ जीवाणु सभी प्रतिजैविकों के प्रति रोग प्रतिरोधी हो जाएंगे। और कुछ हमारे जैसे हाथ में हम दही खाते हैं, अच्छे वालों फायदा ही करता है। जो फायदे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, यदि उनकी अभिव्यक्ति, उनका एक्सप्रेशन चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, वो हमारे बॉडी के अंदर आंत का कैंसर उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि उनमें जेनेटिकल म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन हो गया। वो लाभ के बजाय हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। इस तरीके से हमने क्या देखा आज, या आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। क्लियर है?